What's up guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट देखिए कितनी शानदार है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये हर एक उस इंसान पे इम्प्लीमेंट होती है जो इंसान अपने काम को पोस्टपोन करता है। जिसको बोला जाता है कि आज तुझे इतनी पढ़ाई करनी है तो वो क्या बोलेगा कि आज रहने देता हूँ यार, कल कर लूंगा, आज मुझे कुछ और काम आ गया है। हर टाइम हर सिचुएशन में एक्सक्यूज देता रहता है और उस चीज को छोड़ के किसी और चीज को प्रेफरेंस देने की कोशिश करता है हमेशा। तो उस इंसान पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट होती है। वो हमेशा इंतजार ही करता रहता है और हमेशा उसके गोल भी उसी तरीके से पोस्टपोन होते रहते हैं। अब की बार नहीं यार, नेक्स्ट ईयर देखता हूँ, नेक्स्ट ईयर अच्छे से तैयारी करूंगा। अब की बार तो ये प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट ईयर और अच्छे से तैयारी करूंगा। तो ये इस तरीके की बातें आप लोगों को हर एक उस इंसान के मुंह से सुनने को मिलेगी जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो हमेशा इसी रूल को फॉलो करता है कि आज नहीं कल कर लूंगा। क्यों कल कर लोगे यार? कल भी तुमको करना है, आज भी तुमको करना है, तो फिर आज ही क्यों नहीं कर रहे हो? कोई ये थोड़ी ना है कि कल तुम्हारी जगह कोई और करने आएगा। तो जो करना है आज ही करना है, आज का काम आज ही निपटाना है। अगर आज सोच लिया मुझे इतनी पढ़ाई करनी है तो वो आज ही करनी है। कल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है? तो जो भी काम आज करना है तो उसको आज के दिन ही कंप्लीट करना है और उसी टाइम में कंप्लीट करना है जिस टाइम में सोचा था। अगर ये रूल फॉलो करके चलोगे तो आप जो भी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा यार। ठीक है? तो देखिए, अब तक हम टोटल टेन लेक्चर ले चुके हैं। 10 लेक्चर में हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11th लेक्चर लेने जा रहा हूँ। 11th लेक्चर में हम 7 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अब तक। ये सेक्शन फर्स्ट के हम दोनों चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन सेकंड के भी हम ये और ये टोटल इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम ये वाला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है जो उनसे हम लोगों को डिस्कस करने हैं आज। देखिए, 7 चैप्टर में ये टॉपिक है आज की डेट में हमारा। क्लोथ्स एंड शूज, कैन इंडिया रिक्लेम लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली हो क्या रहा है, आज की डेट में चाइना जो है इस फील्ड से बाहर निकल रहा है। क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि वहां पे जो लेबर फोर्स है आज की डेट में महंगी होती जा रही है। तो जो उसकी जगह है वो भरी किसके द्वारा जा रही है? बांग्लादेश के द्वारा भरी जा रही है और दूसरी वियतनाम के द्वारा भरी जा रही है। तो इस तरीके की कंट्री के द्वारा भरी जा रही है। तो यहाँ पे इसमें इकोनॉमिक सर्वे के इस चैप्टर में सजेशन दिया गया है कि किस तरीके से इंडिया इस जो जगह चाइना के द्वारा खाली की गई है उसको भर सकता है और किस तरीके से उसको फोकस करना चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पे और अपने स्किल फील्ड पे, जिससे कि वो एक तरीके से इस वाले फील्ड में अपनी जगह अच्छे से बना सके। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन रहेगा, वाई क्लोथ्स एंड शूज, ये रहेगा कि यही क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या है इसके सामने? बहुत सारे चैलेंजेस है। कार्गो के चैलेंजेस हो गए या फिर पॉलिसी रिफॉर्म से हो गया या फिर लेबर रिफॉर्म से हो गया। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पॉलिसी रेस्पॉन्स एंड कंक्लूजन में देखेंगे हम क्या क्या सजेशन इसमें दिए गए हैं, किस तरीके से हम फॉलो करके चल सकते हैं। हमारे देश में अगर जूते की फैक्ट्री को लेके चले, हम जूते की मैन्युफैक्चरिंग चीजों को लेके चले, तो जो चमड़े के जूते होते हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किए जाते हैं एज कम्पेयर टू जो क्लोथ्स के शूज वगैरह बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। क्लो ये जो चमड़े वगैरह के जूते होते हैं, ठीक है, पर लेकिन जो जो कपड़े के बनाए जाते हैं उनकी नहीं है। तो फोकस करना है कि इसको बढ़ाना है, जबकि आज की डेट में मार्केट में देखा जाए ये ज्यादा डिमांडेड है। तो वो सारी चीजें इन्होंने बताई है कि किस तरीके से हमको चेंज करना है अपनी पॉलिसीज को और किन किन चीजों पे हमको फोकस करके चलना है। तो कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग की लाइन ही देखिए। स्टार्टिंग की लाइन में क्या बोला है? इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? क्रिएटिंग जॉब। जॉब क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज है और इंडिया में तो खासकर बहुत बड़ा चैलेंज है। रीजन क्या है? रीजन में पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। देखिए, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है? तो नॉर्मल जो इकोनॉमी बढ़ती है किसी भी कंट्री की, अगर आप लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पहले प्राइमरी बढ़ती है, फिर सेकेंडरी बढ़ती है और फिर टर्सरी पे पहुंचता है। प्राइमरी में क्या आता है? सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एग्रीकल्चर। इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है समझने के लिए। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है जितने भी, मान लीजिए एग्रीकल्चर से हमने क्या किया, गेहूं पैदा किया, इसकी फिर हमने क्या करी थी, ब्रेड बना दी। तो ये आ गया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। इसके बाद में टर्सरी में पहुंच गया। टर्सरी में क्या करना है? सप्लाई सप्लाई करना है, इसको मार्केट तक पहुंचाना है और जनता तक पहुंचाना है। तो जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है ये हो गया टर्सरी सेक्टर। तो नॉर्मल जो इकोनॉमी होती है वो क्या करती है, पहले इस पर प्राइमरी पे जाती है, फिर सेकेंडरी पे जाती है, फिर टर्सरी पे जाती है। पर इंडिया में क्या हुआ? इंडिया ने प्राइम सेकेंडरी सेक्टर को जंप मार दिया, मतलब बीच में सेकेंडरी सेक्टर खत्म। पहले इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर रहा, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रही बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी, उसके बाद में सीधी टर्सरी सेक्टर में पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही कम है हमारे यहाँ पे, आज तक भी बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें अगर कोई आदमी जॉब करेगा, यहाँ पे आप लोग देखिए टर्सरी सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड होती है, बैंकिंग की सर्विस होगी या फिर एजुकेशन से रिलेटेड होगी या फिर कोई डॉक्टर की हो गई या फिर ये देख लीजिए, अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग देखें, ये केपीओ बीपीओ वगैरह होते हैं जिनमें कॉल सेंटर वगैरह आते हैं, ये देख लीजिए। मतलब मिनिमम एजुकेशन लेवल रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे बंदा कोई जॉब कर सकता है।
और इसमें तो कोई भी एजुकेशन लेवल रिक्वायर्ड नहीं है। और ये है एक इंटरमीडिएटरी, यहाँ पे दोनों तरीके के बंदे बहुत ज्यादा चाहिए, और इसमें नॉर्मल बंदे भी जो अनएजुकेटेड है वो भी बहुत ज्यादा खप जाते हैं इसमें। पर लेकिन यही सेक्टर हमारे यहाँ है नहीं, तो इस सेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसीलिए हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसी सेक्टर को बढ़ाने की सबसे ज्यादा बात चल रही है कि इस सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ जाए अच्छे से। तो जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, तो वो इसीलिए चलाया गया है कि किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भरना है। तो यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हमको ओवरटेक करके चलना है। तो ये काम करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये काम करने के लिए जो बेसिक सी चीज है, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, एक पॉलिसी रिफॉर्म करने पड़ेंगे अच्छे से, जिससे कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सके, जिससे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह अच्छे से बढ़ सके। तो इसके लिए जो सबसे अच्छे सेक्टर है जिनमें बोला जाता है सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट हो जाती है, वो तो एक तो होता है अपैरल, जिसको आप वेशभूषा बोलते हैं, कपड़ा भी बोल सकते हैं। एक तो ये कपड़े उद्योग से वाला सेक्टर हो गया। दूसरा हो गया लेदर इंडस्ट्री, जिसको चमड़ा बोलते हैं हिंदी में। और फुटवेयर हो गया, जिसको शूज वगैरह आप जूते वगैरह पहनते हो, ये वाला सेक्टर। तो ये वाला सेक्टर है जिस पे अगर अच्छे से फोकस करके चला जाए तो हमारी काफी हद तक जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, देखो ये बोला है कि ये हमारे सारे क्राइटेरिया जो है वो पूरे करेगा, जो हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाएगा, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट भी किए हैं, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, इंसेंटिव्स भी दिए हैं, मतलब फायदा दिया है, लाइक सब्सिडीज वगैरह दी है, प्रोडक्शन पे फोकस किया है, एक्सपोर्ट पे फोकस किया है। पर फिर भी जिस जिस लेवल पे चीजें पहुंचनी चाहिए थी उस लेवल पे चीजें नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, इस पर डिस्कशन करना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि डिस्कशन करो कि कैसे इनको और ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि वाई वाई क्लोथ्स एंड शूज यही वाला सेक्टर क्यों लिया है? तो उसका ये थोड़ा एनालिसिस करके बताते हैं कि ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट के बेस पे ये चीजें बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो भी सक्सेसफुल इकोनॉमी है आज के डेट में, पोस्ट वार जब वर्ल्ड वार वगैरह खत्म हो गई थी 1939 से 1944, तो यहाँ पे हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी। तो इन वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी ईस्ट एशियन इकोनॉमी है, ईस्ट एशियन इकोनॉमी, तो उनमें क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुआ क्लॉथ्स एंड फुटवेयर के उसमें। ठीक है, ईस्ट एशियन इकोनॉमी कौन सी होगी? ईस्ट एशियन इकोनॉमी जैसे ये लगा लीजिए, जापान हो गया, ये क्या हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो जितनी भी ईस्ट में आती है यहाँ पे, ये हो गया ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पे ये वाली इकोनॉमी आ जाएंगी। ठीक है, चाइना वगैरह ले लीजिए आप। तो इनमें जितना भी एक्सपेंशन हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि इनका जो दो सेक्टर थे ये क्लोथ्स, देखिए हर एक आदमी जूते पहनेगा, हर एक आदमी चप्पल पहनेगा, हर एक आदमी कपड़ा पहनेगा, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर एक आदमी की। ठीक है, जिस तरीके से आदमी पानी पीता है, हर एक आदमी को पानी की जरूरत है, हर एक आदमी को खाने की जरूरत है, तो उसी तरीके से ये भी दोनों उसी तरीके के सेक्टर है कि कोई आदमी चाहे वो कहीं हो, चाहे नॉर्थ पोल पे हो चाहे साउथ पोल पे हो, ये हर एक आदमी को जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर इन सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है तो इन सेक्टर की वजह से ही उसकी इकोनॉमी और जीडीपी वगैरह बहुत अच्छे से बढ़ेगी। आप लोगों को पता होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, जो इंग्लैंड में आया था, वो भी मैक्सिमम जो आया था वो क्लोथ्स की वजह से आया था, मतलब वो भी इसी इंडस्ट्री की वजह से आया था। तो ये आगे क्या बोल रहे हैं, जो सक्सेसफुल हुई है ईस्ट एशियन इकोनॉमी, उनकी जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, जीडीपी में बूम आया है 7 to 10%, वो जो ग्रोथ आया है, तो वो ग्रोथ इसीलिए है क्योंकि ये दो सेक्टरों ने एक्सेप्शनल ग्रोथ किया है। तो कितना ग्रोथ किया है? जो एवरेज एनुअल ग्रोथ था 20% से 50%, मतलब लगभग। एक्सपोर्ट वाज ओवर 20% विद सम क्लोज टू 50%। ये किसमें था? लेदर में और फुटवेयर में। ठीक है, और वो लेदर में तो ये था, और फुटवेयर में कितना था? एवरेज लगभग 25%। तो इन दोनों सेक्टर में जब ग्रोथ था तभी वहां पे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा था। पर लेकिन इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में इन दोनों सेक्टरों में अंडर परफॉर्मेंस है, बहुत अंडर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू स्टेशन इकोनॉमी। तो उस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से ही पर्टिकुलर लेदर में नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हमारी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हमारी चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से हम इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इतने अच्छे से बढ़ नहीं पाए हैं। और दूसरा क्या है? जॉब स्पेशली फॉर वुमेन। देखिए जो अपेरल और लेदर सेक्टर है, अगर उनमें उसमें क्या देखा जाए, अगर ढंग से देखा जाए, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है उनको बनाने में, या जो भी है उसमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और खासकर इस तरीके के जो काम होते हैं वो वुमेन को दिए जाते हैं, मतलब आराम से घर पे बैठ के भी आप लोगों ने देखा कढ़ाई बुनाई वाले काम सोसाइटी में, तो वुमेन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इस चीज का। अगर ये वाले सेक्टर अच्छे से रहते, तो ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि वुमेन को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इसको, तो वुमेन को अच्छा इंप्लॉयमेंट मिलता है इससे। पर लेकिन वुमेन को अच्छा इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी इसी का मतलब पार्ट बता रहे हैं कि इसी की वजह से ये चीजें हो रही हैं कि अच्छे से नहीं हो पा रही है चीजें। और जितनी भी रिसर्च वगैरह हुई है, जो डेटा निकल के आता है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जो ये वाले सेक्टर होते हैं, अपेरल खासकर जो कपड़ा उद्योग होता है, वो मोस्ट लेबर इंसेंटिव है,
मतलब मोस्ट लेबर इंटेंसिव, सॉरी सेंटिव नहीं, इंटेंसिव है, मतलब सबसे ज्यादा लेबर लेबर की जरूरत पड़ती है इसमें। इसके बाद में फॉलोड बाय फुटवेयर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कई बार, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे कोई भी हो, उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो कौन सा है? पहले हो गया कौन सा? अपेरल, मतलब जो कपड़ा उद्योग होता है, उसके बाद में फुटवेयर, तो पहले ए और फिर एफ। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब। ये देखिए एक बार ये ग्राफ देखिए, ग्राफ के तहत भी समझाया गया है। ये देखिए इंडिया जो है, सारी कंट्री, कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, सब कंट्रियों से नीचे इंडिया है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए कितनी गंदी है यहाँ पे। इधर बताया, यहाँ पे तो बताया अपेरल का, और यहाँ पे बताया लेदर फुटवेयर का, सब में सबसे नीचे इंडिया है। तो कहीं ना कहीं ये, इसको अगर रिसर्च करके देखा जाए तो इंडिया सबसे नीचे परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं हुआ है। देखिए जॉब क्रिएशन होने का मतलब ये नहीं है बस जॉब मिल जाएगी, जॉब क्रिएशन होगा तो सोसाइटी का लेवल बढ़ेगा, खाने पीने पहनने का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, खाने पीने पहनने का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसके बाद में फिर और ज्यादा चीजें खरीदी जाएंगी, तो डिमांड एंड सप्लाई की बात आएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात आएगी तो फिर से इकोनॉमी बढ़ेगी और ट्रेड बढ़ेगा, और फिर से जीडीपी बढ़ेगी। तो ये कंप्लीट साइकिल होती है, उस तरीके से काम करती है। जब एक साइड में कहीं पे भी ब्रेक आ जाएगा तो फिर वो साइकिल रुक जाती है। तो ये चीजें होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, हर इकोनॉमी में वही चीजें होती हैं यार। अब इन तीनों सेक्टर में, अपेरल हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, तो इन सब में अगर ढंग से देखा जाए, एनुअल जो सबका निकाला जा रहा है यहाँ पे, एनुअल एक्सपोर्ट कितना हुआ है लास्ट 20 ईयर का निकाला है इन्होंने। तो लास्ट 20 ईयर में अगर देखा जाए इंडिया का, देख लीजिए, ये इंडिया का अगर देखा जाए सबसे नीचे 12, ऊपर देख लीजिए नजर मार के किसी का भी है क्या? यहाँ पे देखिए 5.4, ऊपर मार के देखिए नजर किसी का भी है क्या? 5.6 ऊपर, यहाँ पे बस एक का है हल्का सा इससे नीचे, वरना और सबका इससे ऊपर है। तो इंडिया ने किसी भी सेक्टर में अच्छे से परफॉर्म परफॉर्म नहीं किया है, किसी भी जो कंट्री है किसी भी के भी कंपेयर में। और ये डेटा जो है, सारा डेटा वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का एक बकायदा ऑथराइज्ड डेटा है ये। तो इनको आप अगर अपना कहीं पे आंसर लिख रहे हैं, कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, उसमें कोट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से आप उसको कोट कर सकते हैं आराम से। अब फिर से थोड़ा उसी बात पे यहाँ पे फोकस करता है। देखिए जो अपैरल सेक्टर है, कपड़ा उद्योग जो है, वो मोर लेबर इंटेंसिव, मोर लेबर इंसेंटिव है, इंटेंसिव यार, फिर से इंसेंटिव लिखा था। तो ये क्या हो गया? इंटेंसिव, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। 80 फोल्ड, मतलब 80 टाइम्स, किससे? ऑटो से, जो ऑटोमोबाइल्स वाला सेक्टर, ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर होता है उससे। और स्टील से कितना है? स्टील से 240। ये देखिए कितना ज्यादा लेबर लेबर इंटेंसिव है अपैरल सेक्टर। उसी तरीके से लेदर का बोला है, तो लेदर का 133 है और 100 है इन दोनों के कंपेयर में, किसके? ऑटोज के और स्टील्स के। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को यही याद रखना है अगर आप भी जा रहा है बनाने के लिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है? अपैरल का, उसके बाद में लेदर का, और फिर ये दोनों बाद में आएंगे। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी अगर देखा जाए, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो डेटा आता है निकल के, बहुत बहुत ज्यादा डायरेक्ट एडिशनल जॉब, मतलब डायरेक्ट जॉब का बात किया इसने। डायरेक्ट जॉब लगभग 500,000 डायरेक्ट जॉब बोला है इसने एवरी ईयर, ठीक है। मतलब 5 लाख डायरेक्ट जॉब एवरी ईयर, ये तो डायरेक्ट बोला है। इनडायरेक्ट में भी पता नहीं कितनी होगा, जो कि काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो भी बात इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है। और अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम किसके लिए रहती है? वुमेन के लिए रहती है। वुमेन के लिए बहुत फायदा होता है यहाँ पे। और वुमेन के लिए अगर फायदा होगा तो देखिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा फिर उसी तरीके से। तो जो वुमेन का जो फोकस रहता है, जो एम्फेसाइज रहता है इन वाली स्टडीज, इन वाली जो फैक्ट्रीज है, इन वाले पे वर्क करने का, उससे क्या होता है? उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जिससे वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, और उनकी सोसाइटी में भी और उनकी फैमिली में भी इज्जत बढ़ती है बहुत ज्यादा। तो यही बात बोली है, जिस तरीके से पहले नॉर्मली अगर ये इन सेक्टर में अच्छे से काम करने को मिल जा रहा है वुमेन्स को, तो जैसे वुमेन्स नॉर्मली डिपेंडेंट रहती है मैन के ऊपर, तो उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वो तो खुद भी कंफर्टेबल फील करेंगी, खुद में मोटिवेटेड फील करेंगी कि वो भी कुछ कर पा रही है अपना खुद से। आगे यहाँ पे बांग्लादेश का एग्जाम्पल भी लेके बताते हैं। बांग्लादेश के एग्जाम्पल में बोल रहे हैं ये कि देखिए बांग्लादेश में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और वो क्यों फायदा हुआ है? वो ओनली अपेरल सेक्टर जो कि कपड़ा उद्योग है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जिससे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और कई डायमेंशन में वुमेन का रोल बढ़ा है सोसाइटी में भी। तो ये यहाँ पे उस बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं। बांग्लादेश आप लोगों ने मैप में देखा ही होगा कहाँ पड़ता है। ये वाला देखिए, ये हो गया यहाँ पे बांग्लादेश, हमारा ही पार्ट है, ठीक है। पंजाब और बांग्लादेश दोनों हमारे पार्ट थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। इसको क्या बोला था उस टाइम पे? इसको बोला था ईस्ट पाकिस्तान, और इसको बोला था वेस्ट पाकिस्तान। 1971 में जब ये दोनों को अलग कर दिया गया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया फिर? बांग्लादेश। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं। क्यों हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं? हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहे हैं कि चाइना जो है ना, वो वैकेटिंग कर रहा है स्पेस। किससे?
मतलब चाइना जो है आज की डेट में जो जितनी भी ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनको खाली कर रहा है। खाली करने का रीजन क्या है वो यहाँ पे आगे मिलेगा। अभी खाली करने का जो मेन रीजन है वो है कॉस्ट। जो वहाँ पे वेज कॉस्ट है चाइना में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में। तो इसी की वजह से जो जितनी भी लेबर इंटेंसिव जो फील्ड है चाइना उसको वेकेट कर रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, वो भरे किसके जा रहे हैं, दूसरों के द्वारा भरे जा रहे हैं। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा, इंडोनेशिया के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, इथोपिया के द्वारा। तो ये कंट्रीज को रिप्लेस कर दिया, ना कि इंडिया। तो ये हमारे लिए जो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है हम उसका इंजॉय नहीं ले पा रहे हैं, हम उस चीज को नहीं ले पा रहे हैं जो कि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंडिया ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ग्रैब्स कर पा रही है। देखिए बताया क्या जा रहा है, जो चाइना में जितनी भी वेज बढ़ रही है, चाइना में जितनी भी एरिया में चाइना में जो आज की डेट में जो लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, सबकी भी अगर मिला ले, हर एक चाइना के किसी भी एरिया में सब में जो है मिला के, इंडिया में जो है किसी भी स्टेट में चाइना से कम है। मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर लगा ले तो वो चाइना से कम है। तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपना जो अपैरल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर है, उसको एक तरीके से प्रमोट करे। और जितनी भी मार्केट है जो चाइना के द्वारा खाली की जा रहा है जो स्पेस, उस स्पेस को कहीं ना कहीं भरने की कोशिश करे। ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। देखिए जो इंडिया को इसके लिए काम करना पड़ेगा ढंग से। और जितनी एक बार मैप में देख लीजिए, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, इथोपिया। बांग्लादेश दिखाया था मैंने अभी, म्यांमार यहाँ पे हो गया, वियतनाम देखिए यहाँ पे पड़ती है कंट्री, वियतनाम बार बार ये, ठीक है ना। और इथोपिया कहाँ पे पड़ती है, पता है आप लोगों को कहाँ पे पड़ती है? इस वाले कॉन्टिनेंट में पड़ती है। देखो झांक के एक बार कहाँ पड़ती है, आप लोगों को आइडिया लग रहा है, दिख रहा है कहाँ पे पड़ता है? ये देखो यहाँ पे पड़ता है। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताना इथियोपिया को कितनी कंट्री टच कर रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया को इस पे फास्ट एक्ट करना चाहिए, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। सोचने का टाइम नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जल्दी से जल्दी उस पर काम करे। जितनी जल्दी काम करेगा उतनी ही ज्यादा ये दूसरी कंट्री इसको भर रही है। तो इंडिया को टाइम मिल जाएगा अपना काम करने का प्रॉपर वे में। तो इसलिए ये सजेशन दिया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू इनमें कंपेयर किया गया है। यहाँ पे देखिए ये तीनों कंट्री हो गई, नीचे कौन कौन सी हो गई, इंडिया हो गई, बांग्लादेश हो गई और वियतनाम हो गई। ये तीनों यहाँ पे है। और चाइना देखिए कहाँ पे है, गैप देखिए। ये है 0 और 5 के बीच में जो इनका शेयर है, और चाइना का है 20 से 25 के बीच में। फिर यहाँ पे इन तीनों का दिखाया, जो यहाँ पे ये बिल्कुल सुकड़ा हुआ सा जरा सी जगह पे दिखा रखा है, फिर इसको एक्सपेंड करके दिखाया इसने। मतलब 2 से और 5 के बीच में, जैसे यहाँ पे दिख रही है चीजें, ये 5 के बीच में है, तो ये जो 5 वाला फंडा यहाँ पे आ गया। अब इसको एक्सपेंड करके दिखाया, यहाँ पे इंडिया सबसे नीचे है, बांग्लादेश देखिए ऊपर है, वियतनाम उससे ऊपर है। ये किसकी दिखा रहे हैं यहाँ पे, अपैरल सेक्टर की दिखा रहे हैं। इसके बाद में देखिए फुटवेयर का भी दिखाया है यहाँ पे। फुटवेयर का भी इसी तरीके से, चाइना देखिए 20 से 30 के बीच में है, और ये वाले कितने के बीच में है, 0 से 10 के बीच में। तो 0 से 10 के बीच में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या कंडीशन हो रही है। इंडिया देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, और यहाँ पे देखिए वियतनाम कहाँ पे है। तो वहां पे भी मतलब सिमिलर काइंड की कंडीशन चल रही है। तो इन चीजों को मतलब एक तरीके से हम लोग अगर फोकस करके नहीं चलेंगे, जो चाइना आज के डेट में खाली करता जा रहा है, ये देखिए कितना ह्यूज स्पेस है चाइना के पास में, 20% के करीब है, 20 से 30 के बीच में। और हम लोगों का कहाँ पे पड़े हुए हैं, 2% पड़े हुए हैं, 2 से भी नीचे। तो हम लोगों के लिए स्पेस है, इसको भरने की अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अपना ट्रेड बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, डिमांड और सप्लाई बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना। तो अब उसको हमको भरना चाहिए, उस पर फोकस करके चलना चाहिए, और उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पे ग्लोबल से लेदर के उसमें दिखाया, देखिए जितनी चीजें मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ ना, वो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं। चाइना देखिए कहाँ पे, और ये तीनों देखिए कहाँ पे है, नीचे दोनों, ठीक है। इसमें यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे लेदर में तो देखिए 35 से 40 के बीच में पहुंच गया चाइना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिखा रहे हैं मिनिमम वेज की बात बता रहे हैं। ये तो इंडिया के स्टेट है, इंडिया के जो स्टेट है ये वाले, इनको कंट्री के साथ में कंपेयर किया गया है। इंडिया के स्टेट देख लीजिए, मैक्सिमम 119 आ रहा है निकल के, ठीक है। जो मिनिमम वेज ऑफ द सेमी स्किल्ड वर्कर है, तो मिनिमम एज कितनी कम है यहाँ पे, चाइना में देखिए मिनिमम एज कितनी बढ़ गई है। हमारे की लगभग अगर देखा जाए तो हमारे ट्रिपल टाइम हो गई है चाइना की यहाँ पे आगे। तो चाइना में बहुत ही ज्यादा मिनिमम एज बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया में भी हमसे ज्यादा है, वियतनाम में भी हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश में भी अगर देखा जाए तो हमारे स्टेट बहुत सारे हैं जिनमें बांग्लादेश में से भी कम है हमारे यहाँ पे कई स्टेटों में। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया को, ये देखा आईएलओ की रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। तो लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके सोर्स हैं ये सारे, बहुत ही सटीक सोर्स हैं, वर्ल्ड बैंक के सोर्स हैं ये। तो इससे हमको कुछ सीखना चाहिए, इससे हमको सजेशन लेना चाहिए और अपने एरिया पे वर्क करना चाहिए। ये सजेशन दिया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब चैलेंज पे आ गए हैं। चैलेंज क्या है, देखिए चैलेंज में ये बता रहे हैं कि ये तो हमारे पास में है, अबंडेंट लेबर तो हमारे पास में है, कंपिटेटिव में हमारे पास में एडवांटेज है कि हमारे पास में चीप लेबर है और बहुत ज्यादा लेबर है।
पर लेकिन ये नल्लीफाइड हो जाती है। नल्लीफाइड क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी और प्रॉब्लम है हमारे पास, हमारे सामने। कौन से है वो प्रॉब्लम, कौन से है वो चैलेंज? ये देखिए, लॉजिस्टिक की सपोर्ट नहीं है। मतलब लॉजिस्टिक क्या होता है? ये होता है एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हमारे पास में पोर्ट इतने अच्छे डेवलप नहीं है, हमारे पास में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो वो सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है यहाँ पे। लेबर के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो हमारे यहाँ पे अच्छे नहीं है, जिससे कि आराम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके ढंग से। टैक्स की पॉलिसी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है हमारे यहाँ पे दूसरी कंपेयर की कंट्री के उसमें देखा जाए। और जो इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से ट्रेडिंग का एक इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट अगर कम्पीट जो हमारे कंपीटर है उनके कंपेयर में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बहुत गंदा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। और ये इसके साथ में ये तो बोल देते हैं ना, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा क्या है? फिर पॉलिसी। हम पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं बनाते हैं जिससे कि हम चीज़ों को ढंग से टैकल कर सके। खासकर जो फोकस किया जा रहा है वो लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री में फोकस किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अबंडेंट कैटल है जो कि पशु होते हैं। पर लेकिन उन कैटल को किस तरीके से यूज किया जाना है, किस तरीके से उनसे जो हम अपना चमड़ा उद्योग अच्छे से चला सकते हैं, कपड़ा उद्योग अच्छे से चलाया जा सकता है, उस पर हमारे पास में उसको ग्रैप्स करने के लिए हम सोचते ही नहीं है। उसको ग्रैप्स करने की हमारे पास में मतलब देख तरीके से पॉलिसी नहीं है उतनी। कॉमन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। कॉमन चैलेंजेस में देखिए, सबसे पहले लॉजिस्टिक की बात है। लॉजिस्टिक जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि चीज़ों को लाना ले जाना एक जगह से, पोर्ट की फैसिलिटी कितनी अच्छी है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको बोलते हैं। तो इंडिया इसमें हैंडीकैप्ड है अगर कंपटीटर जो है हमारे उनके कंपेयर में देखा जाए। जो कॉस्ट और टाइम है दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, जो गुड्स को फैक्ट्री से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो वेरी लार्ज कैपेसिटी कंटेनर है वो हम यहाँ पे अपने पोर्ट पे यूज नहीं कर पाते हैं उनको ढंग से। पहले हमको कहीं और ले जाना पड़ता है, कोलंबो आप लोग बोल सकते हैं। और फिर वहां से भर भर के छोटे छोटी नाव में अपने यहाँ पे लेके आते हैं। एक बार मैप देखिए, हमारे यहाँ पे जो फोर्ट की फैसिलिटी है, ये देखिए हम कई बार श्रीलंका के पोर्ट यूज करते हैं इस चीज के लिए। श्रीलंका में पोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जितने भी पोर्ट है, ये देखिए हमारे यहाँ पे 12 तो मेजर पोर्ट है, जो कि 2 अभी बन रहे हैं, अभी 13 और 14 हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और ओनली 4 इंटरनेशनल पोर्ट है हमारे यहाँ पे। और जबकि हमारी जो बाउंड्री देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और भी। तो इसी के लिए यहाँ पे बात चल रही है, अगर इंडिया को ढंग से डेवलप करना है। देखिए इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशन का नाम है, और हमारी कंट्री में ही पोर्ट नहीं है अच्छे से। और जबकि हार्ट है मतलब इंडियन ओशन का हमारी कंट्री। तो फिर भी देखिए ये हमारी जो जिस तरीके से हमको बनानी चाहिए थी चीजें, अब तक वो चीजें नहीं बन पाई है हमारे यहाँ पे। और ये दोनों पोर्ट है देखिए चाइना के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। गवादर का आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में, और हम कौन सा यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं? ईरान में। नाम याद आ रहा है कुछ? चलिए कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज को मैं न्यूज़ पेपर डिस्कशन में। तो ये यहाँ पे कौन सा हो गया? ये हम्बन टेटो आ गया। इनको दोनों को चाइना डेवलप कर रहा है। ठीक है। तो ये बात क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो पोर्ट की फैसिलिटी है, कार्गो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं यूएसए से आ रहे हैं, कहीं से वो आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। पहले यहाँ पे बड़ा कंटेनर यहाँ पे आता है, फिर वहां से छोटे छोटे उसमें नाव में भर के फिर अपने अपने पोर्ट पे ले जाया जाता है। इन सब पोर्टों पे फिर भेजते हैं हम। तो डबल टाइम लगाते हैं, पहले वहां से उसको खाली करो, फिर उनमें भरो, फिर यहाँ पे आगे उतारो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इसी की वजह से ये देखिए, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है हमारे यहाँ पे 7 पर किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे डॉलर में बात चल रही है। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो 7 है यहाँ पे, और जगह देखिए 2.4, 3, 7 ओनली वियतनाम में है यहाँ पे। 3 पॉइंट और के हिसाब के कंपेयर है बहुत कम है सबकी। और यहाँ पे ये वाला देखिए वियतनाम, यहाँ पे बांग्लादेश पे, मतलब देखिए मैक्सिमम कंट्री हमारे हमसे कम रहती है हर जगह पे। यहाँ पे देखिए हमारा 28 पड़ रहे हैं, यहाँ पे 21 पड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो मतलब कंपेरेटिवली चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि मतलब सब जगह इंडिया बेकार ही रहेगा, कहीं यहाँ पे अच्छा भी है। जैसे यहाँ पे 21 हो गया हमारा, इनका 23 है। तो वैसे यहाँ पे 28 हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट है। पर लेकिन जो ओवरऑल अगर एवरेज निकालेंगे तो इंडिया की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसकी लोकेशन के, और जितनी पॉपुलेशन है हमारी उनको सर्व करने के हिसाब से। और आगे क्या बता रहे हैं देखिए, यहाँ पे लेबर तो हमारे यहाँ पे अच्छी खासी है, लेबर के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। पर लेबर से रिलेटेड जो और चीजें हैं उसमें हमसे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है मिनिमम वेज की प्रॉब्लम। मतलब मिनिमम वेज होती है, एक तो उसकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा क्या है, मिनिमम वेज तो यहाँ पे अच्छी है, खैर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी बात है। पर लेकिन जो ओवर टाइम की बात होती है, जब भी ओवर टाइम की बात होती है हमारे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चीजों में। देखिए चाइना जैसी कंट्री में 24 आवर्स काम होता है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे रात में कहीं काम ही नहीं होता है। हमारे यहाँ पे रात में जो स्पेशल जो सिक्योरिटी जोन है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनको बोलते हैं, वहां पे भी ढंग से काम नहीं होता है हमारे। वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं है जिस तरीके से चाइना के 24 आवर वहां पे काम होता है। चाइना में बोलते हैं आधे ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे ये बोला जाता है कि वहां पे रात ही नहीं होती है। मतलब वहां पे 24 घंटे काम चलता है, शिफ्ट में काम चलता है वहां पे।
और ऊपर से जो मैंडेटरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, टैक्स वगैरह का जो देना होता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चीजों में। और रूल एंड रेगुलेशन भी बहुत टाइट है हमारे यहाँ पे, मिनिमम वेज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जितनी चीजें अवेलेबल अगर हमारे कंपेयर में देखें, जो अपेरल और लेदर के सेक्टर में है, अगर इंडिया में सारे रूल और रेगुलेशन देखें, सारी चीजें देखें, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, हमारे में ये हर जगह सुपीरियर है हमसे। तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे एक चैलेंजिंग चीज हो जाती है जो हमको टैकल करके चलनी है। और यहाँ पे देखिए टैक्स की बुराई कर रहे हैं। टैक्स को जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से एक भी टैक्स नहीं है। टैक्स और टैरिफ की पॉलिसी बड़ी गंदी है हमारे यहाँ पे। बड़ी गंदी किस तरीके से है? देखिए, जो अगर दूसरी कंट्री के केस में देखा जाए, अगर एक बार नॉर्मल तरीके से फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फाइबर वगैरह होता है, एक तो होता है मैन मेड फाइबर और एक होता है कॉटन के बेस पे जो एक्सपोर्टेड फाइबर होता है। तो जो हमारे यहाँ पे जो मैन मेड फाइबर है उस पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और जबकि वर्ल्ड में डिमांड इसी की ज्यादा है, तो टैक्स भी इसी पे ज्यादा लगा रहा है, तो हमारा महंगा हो गया, तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। दूसरी देख तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखें नीचे चल के, यहाँ पे फिर बात कर रहे हैं, ये कहें कि फुटवेयर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हमारे यहाँ पे लेदर की इंडस्ट्री की बात करें, हमारी जो लेदर की इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी है। तो लेदर की इंडस्ट्री में मतलब अच्छी खासी है, तो उस पर कितना टैक्स है? उस पर 20% है। और जो 27% है वो नॉन लेदर पे। नॉन लेदर जो कि हमारे यहाँ पे कम है, जिसको बढ़ावा देना चाहिए, उस पर ज्यादा टैक्स लगा रखा है। मतलब अगर किसी चीज पे कम टैक्स लगाएंगे हम, जब भी तो वो चीज अच्छे से काम करेगी। आज की डेट में डिमांड किसकी है? इसकी ज्यादा डिमांड है। जिस तरीके से यहाँ पे मैन मेड की ज्यादा डिमांड है, उस पर ज्यादा टैक्स थोप दिया हमने। उस पर टैक्स कितना थोप दिया, यहाँ पे देखो, अभी टैक्स का दे भी रखा था इसने। कहाँ गया? अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया था। ये देखिए यहाँ पे 10% लगा रखा है मैन मेड पे, जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनली डिमांड ज्यादा है। और 6% लगा रखा है किस पे? दूसरे कॉटन फाइबर पे। तो देखिए बिल्कुल उल्टा काम कर रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, लेदर जो कि हमारे यहाँ पे अच्छी खासी है, उस पर तो कम टैक्स है। और जो कि हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जिसको बढ़ावा देना चाहिए और जिसकी वर्ल्ड में भी रिक्वायरमेंट है, उस पर ज्यादा टैक्स है। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे चलती है। तो इसीलिए जो चीजें बोला जा रहा है कि रेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए यार, डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम वर्ल्ड के साथ में कम्पीट कर पाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इस तरीके की पॉलिसी है, इन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि इनको कम करो, पहले इनको सेटल करो अपने को। अब से यार देखो, यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाली डेट ले लेते हैं 2010 के बाद की। 2010 के बाद की ये हो गया कॉटन और ये हो गया मैन मेड। तो किसकी डिमांड ज्यादा है? डिमांड देखिए किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है मार्केट में। और यहाँ पे कौन सा है? ये हो गया कॉटन वाला। तो हम कॉटन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि रिक्वायर्ड इसकी है। और बाकी तो नीचे और तो चल ही रहे हैं, जो अदर सिल्क वगैरह और टेक्सटाइल वगैरह है। तो ये चीजें, ये पॉलिसीज है, इस तरीके की चेंज करने के लिए बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे। ये सजेशन दिया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। तो इन सजेशनों को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं राइटिंग में। अब ये लेदर की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हम लेदर हमारे यहाँ पे है, हमारा जो ग्लोबल डिमांड, अगर ग्लोबल डिमांड की बात करें, तो वो शिफ्ट हो रही है। कहाँ से शिफ्ट हो रही है? लेदर से नॉन लेदर की तरफ को जा रही है। आज की डेट में देखा होगा, हर एक आदमी इस तरीके के जूते पहने हुए मिलता है। आपने देखा है कि ये इस तरीके के पहने हुए कोई दिखता है आप लोगों को? या फिर लेदर के शूज, अगर कोई प्रोफेशनल ऑफिस जा रहा है, तो वही बंदा वो चीजें यूज करता है। अगर नॉर्मल कहीं पार्टी में जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, इधर उधर अपना मजे करने जा रहा है, 24 घंटे में से ओनली 7-8 घंटे वो लेदर वाले पहनता होगा, और ऑफिशियल बंदा है। अगर ऑफिशियल भी, वो भी प्रॉपर कंपनी में काम कर रहा है, जहाँ पे मैंडेटरी है। वरना हर जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और ये वाले तो खत्म ही होते जा रहे हैं, जो कि इंडिया की बेस था। तो ये रीजन क्या है इसका होने का? इस तरीके की रीजन ये है, एक तो फिजिकल कंफर्ट रहता है। एक तो ये आदमी पहन के चल रहा है, ये तो छी छी वैसे करती है, और पैरों में काटती भी है ऊपर से। जिसने पहना होगा कभी, उसको पता होगा इन चीजों का। और तो ऊपर से क्या है, एस्थेटिक, सुंदर ये लगते हैं ज्यादा देखने में इनके कंपेयर में। हालांकि देखिए, ये तो एक बात हो गई, बहुतों को ये सुंदर लगते हैं, तो इसमें ये वाला पॉइंट तो हम बोल नहीं सकते कि ये वाले ज्यादा सुंदर है। ये तो बोलने वाली बात होगी, वो तो जिसको जो सुंदर लगता है। प्राइस अफोर्डेबिलिटी की बात है। 200 200 250 रुपए में बिकते हैं ये। और चाम के जूते आप लोग देख लीजिए, या फिर लेदर के शूज जो कितने महंगे महंगे आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल का जो इंटरेस्ट है, वो इस तरफ को नॉन लेदर वाली चीजों पे ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रेडिशनली जो हमारा है वो लेदर फुटवेयर है। पर लेकिन जो वर्ल्ड में शेयर है, जो एक्सपोर्ट जो मार्केट का है, वो नॉन लेदर का है। तो हमको रिक्वायर्ड है कि नॉन लेदर पे फोकस करें। और नॉन लेदर पे फोकस करें, इसीलिए हमको वर्ल्ड की मार्केट को अपना अपना पोर्शन दिखाना है वहां पे। और चाइना का स्लो डाउन जा रहा है, तो इसलिए हमको इस पे फोकस करके चलना है। तो लेदर और नॉन लेदर पे देख लीजिए, 2015 में, आज की डेट में नॉन लेदर देखिए कहाँ पहुंच गया है, और लेदर देखिए कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए पहले देखिए, पहले ये कह सकते हैं 2004 में देखिए, 2004 में लेदर ज्यादा था, और ये यहाँ पे इसकी कम रिक्वायर थी। पर जैसे जैसे यहाँ पे आके देखिए, ये घटता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में उल्टा हो गया बिल्कुल काम। ये 40 हो गया, 40 भी नहीं है कंप्लीट, और ये 60 हो गया बढ़ के। तो हमको भी उसी तरीके से अपना जो है प्रेफरेंस चेंज करना चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज का, जिससे कि एक्सपोर्ट अच्छा बना रह सके।
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्सपोर्ट। ये भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे खिलाफ। क्या होता है, देखिए बहुत सारी कंट्री है, जैसे कि आप लोग ले लीजिए, जिन पे एक्सपोर्ट किया जाता है यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में, अगर इनमें एक्सपोर्ट किया जाता है इथोपिया जैसी कंट्रीज है, तो इनके इथोपिया जैसी कंट्री से अगर देखा जाए, ये लेदर हो गया, ये यहाँ पे फुटवेयर हो गया, ये नॉन फुटवेयर लेदर हो गया। तो इसी तरीके से ये सारी जापान, यहाँ पे किसके, यूरोपियन यूनियन या जापान की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट में बात कर रहे हैं। अब देखिए हो गया बांग्लादेश, चाइना, इथोपिया, यहाँ पे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और वियतनाम हो गया। अब यहाँ पे किसकी बात करें, टैरिफ की बात कर रहे हैं। जो टैरिफ की बात करें, यहाँ पे देखिए इंडिया वाले गुड्स पे अगर टैरिफ लगाया जाता है, बांग्लादेश पे देखिए कोई टैरिफ नहीं है। यहाँ पे जाके लेदर पे लगाया थोड़ा सा, और इंडिया पे देखिए लेदर पे कितना है, 5.7। यहाँ पे क्या है, 24, बांग्लादेश पे कुछ नहीं है, 13, 5, 4, 7, 12। और यहाँ पे देखिए इथोपिया पे जीरो है सब जगह। तो इसीलिए इनकी मार्केट अच्छी बढ़ रही है। और इंडिया पे अगर चाइना पे देखिए, चाइना पे भी खैर कमी है अगर देखा जाए तो। पर लेकिन जो वियतनाम हो गया उसको देख लीजिए, वियतनाम पे यहाँ पे कितना है, इंडिया पे यहाँ पे कितना है, इंडिया से खैर यहाँ पे ज्यादा हो गया। मतलब अगर दो तीन कंट्री देखिए, सब कंट्री का अलग अलग रहता है, अगर किसी पे वियतनाम में जाता है तो किसी पे इंडिया पे ज्यादा है। तो इस तरीके की चीजें चल के आती है। बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, बांग्लादेश में यूरोपियन यूनियन और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ पे देख लीजिए ये किस में हो गया, ये टैरिफ एक्सपोर्ट में जितने भी हम अप्रैल अप्रैल सेक्टर जो करते हैं हमारे, ठीक है ना, उनकी बात चल रही है, यहाँ पे लेदर की बात चल रही थी। तो यहाँ पे भी इथोपिया का क्या है, यहाँ पे भी जीरो है इथोपिया का। तो इथोपिया की मार्केट बढ़ेगी, बांग्लादेश की मार्केट बढ़ेगी, हमारी मार्केट थोड़ी ना बढ़ेगी, हम तो इतना कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए कंडीशन खराब चल रही है। तो कहीं पे इथोपिया आगे चल रहा है, कहीं पे बांग्लादेश आगे चल रहा है, तो कहीं पे वियतनाम हमको आगे हटा दे रहा है बीच में आके। तो हम इधर उधर घूमते रह जा रहे हैं बीच में ही। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम एक और गिनवा रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री जो है उनमें क्या यूज करते हैं, स्किन्स वगैरह जो हो गई, या फिर रॉ मटेरियल जो हो गया एनिमल से हम यूज करते हैं, कैटल से यूज करते हैं, बोफेलो हो गया, गोट्स हो गया, सीप हो गया, तो हम इनसे यूज करते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है बनाने में, जो जूते वगैरह है। तो उनकी स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, मतलब टिकाऊ होता है, सुपीरियर क्वालिटी की होती है। हमारे यहाँ पे लार्ज कैटल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैटल हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं जानवर। ग्लोबल कैटल पॉपुलेशन के कंपेयर में अगर देखा जाए, इंडिया का शेयर बहुत ज्यादा है, पर लेकिन अगर एक्सपोर्ट के बेस पे देखा जाए, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है और बहुत ही कम है, घटता हुआ जा रहा है। रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन कह सकते हैं आप, सोसाइटल रिलीजन कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, रिलीजन रीजन कह सकते हैं। और ऊपर से पॉलिसीज आज की डेट में हमने क्या कर दिया, बैन लगा दिया है बहुत सारे पे, सलूटर पे, काऊ के पे, बैल के पे, या फिर बहुत अलग अलग एरिया में अलग अलग है, जैसे कि राजस्थान में ऊंट पे लगा दिया है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉलिसी आ रही है, जिसकी वजह से भी हमारे जो सेक्टर है डिक्रीज होते जा रहे हैं, ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैटर सलोटर। और इसी की वजह से क्या होता जा रहा है, हमारा पोटेंशियल यूज करता जा रहा है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल शेयर इंडियन कैटल पॉपुलेशन, वो भी घटता हुआ जा रहा है, जो ग्लोबल में शेयर है हमारा, ठीक है ना। और ऊपर से क्या हो रहा है, ग्लोबल शेयर एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट देखिए कितना घट के कहाँ पे आ गया है। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि हमको किस तरीके से स्टेप्स लेने जा रहे हैं, हमको सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए गवर्नमेंट को भी बहुत सारे सेवरल मेजर्स ले रखे हैं, उन्होंने जून में भी बहुत सारे पैकेज भी प्रोवाइड कराए थे इंडस्ट्रीज को। पर लेकिन और भी कई सारे चैलेंजेस है जिसको हमको फोकस करके चलना है, ठीक है, किस किस में, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में। तो एक सब्सिडीज प्रोवाइड करानी चाहिए, और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। ऊपर से क्या करना चाहिए, एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाली जो स्कीम्स होती है, उसके तहत भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है लगभग 12%, तो वो भी फोकस कर रहे हैं। आगे क्या करना है गवर्नमेंट को, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और स्टेप्स लेने चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ में और यूके के साथ में फ्री ट्रेड का, जिससे कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे थे, हमारा जो ट्रेड बहुत महंगा हो जा रहा था वहां पे जाके, वो डिक्रीज हो सके और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। ऊपर से क्या है, आगे चलने वाले आने वाले टाइम में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ रहा है, जिससे कॉमन मार्केट हो जाएगी इंडिया की, और एक प्रॉपर वे में टैक्स कलेक्शन होगा, और टैक्स का जो लगाने का सिस्टम है वो भी कम होगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इसमें आप लोगों को पता होगा सारे इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे कम होगा, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो डिमांड एंड सप्लाई में इंक्रीज होगी हमारी। तो वो भी चीज बोल रहे हैं। ऊपर से जो लेबर रिफॉर्म है उन पे फोकस करके चलना चाहिए, जिससे कि अच्छे से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, और जो ऑब्स्टिकल है हमारे बीच में, जो दुनियादारी की बाधा आ रही है, वो बाधा हम दूर कर सकें। तो यही बातें बोली जा रही है यहाँ पे कि अगर इनमें फोकस करके हम चल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस वगैरह, लेबर वगैरह, ये सारी चीजें अगर हम करके चल रहे हैं, अपना ये सब चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा, और हमको कोई सी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आराम से टैकल कर जाएंगे, जो कि चाइना के द्वारा जो जगह खाली की जा रही है, हम उसको भर ले जाएंगे, अगर हम ये सारे जो इतने रिफॉर्म इन्होंने बताया उन सब पे फोकस करके चले तो। देखिए लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और देखिए वही बात है, आप चीज़ों को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। तो लाइक कम से कम, यार देखिए लेक्चर यार बनाता हूँ, कम से कम आप लोगों का इतना तो बनता ही है कि चीज़ों को लाइक करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लाइक कर रहे हैं चीज़ों को। और जितना सीखते हैं वो किसी को पढ़ाइए और एक दूसरे के साथ में चीज़ों को बांटिए, आपसे उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और जो पीडीएफ है उसकी नीचे दो लिंक मिलेंगे आपको, एक तो फेसबुक का लिंक मिलेगा और ऊपर से टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको सुटेबल लगता है वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए खुश रहिए और इंजॉय कीजिए, और सोसाइटी में जिसकी हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए और इंजॉय कीजिए और खुश रहिए। सबसे बड़ी बात यही है, छोटी सी जिंदगी है, जितना इंजॉय कर सकते हैं उतना इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।